हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन वीज़ा के कवर लेटर के बारे में। देखिए, बहुत सारी जो एम्बेसीज़ हैं या वीएफएस हैं, उसकी चेकलिस्ट में जो कवर लेटर है वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन मैंने और हमारे क्लाइंट्स ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कवर लेटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कई बारी ऐसी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्लैरिफाई नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कवर लेटर आपको कैसे लिखना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए कवर लेटर की, क्या चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है कवर लेटर में और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। देखिए, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स पे नज़र डाली है और मैंने ये देखा है कि रिफ्यूज़ल का एक कारण ये भी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपकी सिचुएशन को। अब देखिए, वीज़ा अप्रूवल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपकी अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, रेगुलर इनकम है और इनकम का सोर्स क्या है। तो कई बारी जो चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम का क्या सोर्स है, आपके ट्रैवल का क्या पर्पज़ है। तो इसलिए कवर लेटर की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कि आपको कवर लेटर कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको कवर लेटर में एड्रेस करना है उस एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको कवर लेटर को वीएफएस को नहीं एड्रेस करना है या बीएलएस को नहीं एड्रेस करना है, ये एजेंसीज़ हैं। देखिए, वीज़ा पे डिसीजन वीएफएस या बीएलएस नहीं लेता है, वीज़ा पे डिसीजन एम्बेसी या कॉन्सुलेट लेती है। तो आपको देखना है कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ज्यूरिसडिक्शन में कौन सी एम्बेसी या कॉन्सुलेट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करिए आप फ्रांस के शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप मुंबई से हैं तो आपको बेसिकली कवर लेटर में लिखना है फ्रेंच कॉन्सुलेट, मतलब फ्रेंच एम्बेसी इन दिल्ली को एड्रेस नहीं करना है, क्योंकि जो आपका जुरिसडिक्शन है वो बेसिकली मुंबई है। उसके बाद देखिए, ये मतलब इंश्योर करिए कि जो मतलब आप लिख सकते हैं टू द वीज़ा ऑफिसर देन कॉन्सुलेट जनरल ऑफ फ्रांस, वो जो भी एड्रेस है आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हो सकता है रिक्वेस्ट फॉर शेंगन वीज़ा ऑफ फ्रांस। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे सर मैडम। देन उसके बाद लिखना है आपको आई एम राइटिंग दिस लेटर इन सपोर्ट ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन। एंड देन फिर आपको अपना पर्पस बताना है। अब सपोज़ करिए आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपको बताना है कि आप इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक इन डेस्टिनेशंस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी सर मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन सपोर्ट ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन। आई एम ट्रैवलिंग टू फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी फ्रॉम 10th अप्रैल टू 25th अप्रैल। उसके बाद मतलब आपने कंट्रीज़ का नाम तो मेंशन कर ही दिया है। उसके बाद आपको लिखना है कि आप इन कंट्रीज़ को क्यों विज़िट कर रहे हैं। अगर आपका पर्पस टूरिज़्म है तो टूरिज़्म लिखिए। अगर सपोज़ करिए आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं या फ्रेंड से, तो आपको ये बताना है कि क्या रिलेशनशिप है आपकी और कैसे है, एक या दो लाइन में। फिर उसके बाद आपको ये बताना है, अगर खासकर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, कि आपने वो डेस्टिनेशन क्यों चुना। अब जैसे मैं किसी को देख रहा था कि किसी ने लिखा था कि मेरी एक विश है कि मैं एफिल टावर के सामने एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाऊँ, या किसी ने स्विट्ज़रलैंड के लिए लिखा था कि मैंने स्विट्ज़रलैंड को बहुत सारी फ़िल्मों में देखा है और मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ। तो ये आपको मेंशन करना है। उसके साथ ये मेंशन करिए, अगर आपका वाकई में ट्रैवल करने में इंटरेस्ट है, कि आपने पास्ट में कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है। देन फिर हम आ जाते हैं मतलब पैराग्राफ में, जहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपकी जॉब क्या है, आपकी इनकम कितनी है। और फिर हम आ जाते हैं जहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपकी फैमिली टाइप्स क्या हैं, और आप बेसिकली आपको ये भी मेंशन करना है कि आपके कौन-कौन घर में हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि आप अश्योर करते हैं कि जो भी वीज़ा की कंडीशंस हैं आप उनको फॉलो करेंगे और वीज़ा की एक्सपायरी से पहले वापस आ जाएंगे।
अगर आप चाहें तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आई एम एनक्लोजिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और यू कैन से आई एम एनक्लोजिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप थैंक यू योर सिंसियरली और अपना नाम लिख सकते हैं। मैं इनफैक्ट एक जो कॉपी है या जो फॉर्मेट है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसको आपको कॉपी नहीं करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, अवॉइड करिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, क्लैरिटी हो। देखिए क्या है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कवर लेटर का पर्पज़ है उन चीज़ों को बताना जो शायद आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए और हमने उनको असिस्ट किया एक लेटर के साथ, हमने क्लियरली डिस्क्राइब किया। और ज़्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंट्स तो वो रहे, आइटिनरी में थोड़ा सा चेंज किया और उनको वीज़ा मिल गया। कवर लेटर की जो लेंथ है मैं कहूँगा 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज। मैं लोगों को देखता हूँ वो 4-4 पेजेस के कवर लेटर लिखते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है, हम एक चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि एक जो वीज़ा ऑफिसर है वो दिन के 50 केसेस देखता है, और अगर एक जो एप्लीकेशन है उसमें सपोज़ करिए 20 पेज भी है तो 1000 पेज हो गए। अब 1000 पेज देखने का टाइम नहीं होता है, इसलिए क्लियरली क्रिस्प तरीके से डिस्क्राइब करिए एक पेज में ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे और वीडियोज़ हैं शेंगेन वीज़ाज़ के बारे में वो भी ज़रूर देखना। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।